हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्षितिज गद्य का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रेमचंद के फटे जूते। पिछली लाइव क्लास में जो वेडनेसडे को लाइव क्लास हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको 2 पेजेस की रीडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा वाला पेज था, जिस पेज में प्रेमचंद जी के जूते दिख रहे हैं, फोटो जिसमें बना हुआ है, आपकी बुक में होगा, तो उसमें कुछ लोगों के नाम लिए गए हैं। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि जैसे कि होरी का गोदान हो गया, पूस की रात में हल्कू नील गाय हल्कू का खेत चर गई, सुजान भगत का लड़का मर गया, माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे नाम क्यों लिए गए हैं? क्योंकि इन सारे कैरेक्टर्स का किसी न किसी लेख से, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, उससे कनेक्शन है। यानी कि ये सारे कैरेक्टर उनके लेख में आए हैं, किसी न किसी लेख में। इसलिए इनका नाम यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि लेखक जो है उन कैरेक्टर्स का नाम बता करके प्रेमचंद जी के बिहेवियर को यहाँ पर दिखाना चाहता है कि आखिर तुम मुस्करा क्यों रहे हो। तुम ये जो व्यंग्य वाली मुस्कान तुम्हारी है, व्यंग्य माने कमेंट करने वाली, मजाक उड़ाने वाली मुस्कान जो है, आखिर वो क्यों निकल रही है। तो यहाँ पर लेखक कहता है उसको ये भी प्रॉब्लम है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा चले थे तो तुम्हारा जूता घिसना चाहिए, जैसे कुंभन दास जी का जूता घिस गया था। इसमें कुंभन दास नाम के व्यक्ति का भी वर्णन किया गया है और वो एक कवि थे जो कि फतेहपुर सीकरी गए थे, जिसकी वजह से कई बार जाने की वजह से उनका जूता आने जाने में घिस गया था। तो लेखक कहता है कि अगर आपने बहुत चाल फेर की है, यानी कि आप बहुत चले फिरे हैं, तो आपका जूता घिसना चाहिए था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि आपका जूता जो है ऊपर से कैसे फटा हुआ है। ये बात हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये लास्ट लाइन मैंने आपको कंप्लीट करी थी इसकी कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक कहता है, कुंभन दास जी ने भी कहा था कि उनका जूता जो है चलने फिरने से घिस गया है, लेकिन लेखक समझ नहीं पा रहा है कि आखिर प्रेमचंद का जूता फटा कैसे। आगे रीडिंग देखते हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है, लेखक सोचता है कि आखिर प्रेमचंद जो ये व्यंग्य भरी मुस्कान है, इसका रहस्य क्या है? प्रेमचंद की मुस्कान का कौन सा ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से ये मतलब थोड़ा सा परेशान है। कहता है कि कौन सा ऐसा हादसा हो गया था जिसपे जो तुम्हें ठोकर मारनी पड़ी, उस पर कोई ऐसा टीला मिल गया तुम्हें, कोई ऐसा बहुत बड़ा पत्थर मिल गया जिसको तुम्हें ठोकर मार मार करके चलना पड़ा। ऐसा भी तो हो सकता था कि तुम उस टीले से बचकर निकल जाते। ऐसा भी तो हो सकता था कि तुम उससे समझौता कर लेते, लेकिन तुम उससे समझौता नहीं कर पाए, क्योंकि गोदान नाम का जो लेख इन्होंने लिखा है उसमें भी होरी नाम का जो कैरेक्टर है, होरी नाम का जो व्यक्ति है, वो बहुत नियम और धर्म से चलने वाला व्यक्ति है। नेम धर्म का अर्थ होता है, नेम माने नियम और धर्म, धर्म का मतलब होता है धर्म से, यानी कि बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जीवन जीने वाला। यानी कि अपने जो नियम उसने बना रखे हैं उन नियमों से हमेशा चलते रहना, उन नियमों को कभी भी ना तोड़ना। ऐसा होरी का कैरेक्टर था जो गोदान लिखा है राइटर ने, प्रेमचंद जी ने, उसमें। तो लेखक कहता है शायद जो होरी का कैरेक्टर था, यानी कि होरी की जो मजबूरी थी नियम और धर्म से चलने वाली,
जिसकी वजह से वो बहुत सारी समस्याएं फेस करता रहा। शायद तुम्हें भी कुछ ऐसी ही बीमारी है, शायद तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा ही है, नियम और धर्म वाली मजबूरी, जिसकी वजह से तुम नियम और धर्म के, आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा कि नियम से चलने वाला व्यक्ति बहुत सारी समस्याएं फेस करता है ना। जैसे जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नियम के साथ फॉलो करते हैं, कोई भी नियम ले लीजिए आप, किसी भी डिसिप्लिन को ले लीजिए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको परेशानी काफ़ी होगी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल आते हैं, आप स्कूल आने में आपको वेल मेंटेन यूनिफॉर्म में आना होता है, शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म में सिलवटें नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रेस होनी चाहिए उसमें, आपकी टाई प्रॉपर बंधी, उसकी नॉट प्रॉपर ऊपर होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म में कहीं कुछ फटा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर बढ़िया दिखनी चाहिए, है ना, साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके बाल जो हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन में होने चाहिए, यानी बहुत बड़े बड़े और बहुत ही फैशनेबल नहीं दिखने चाहिए। आप एक बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड, जैसे यूनिफॉर्म में होते हैं बच्चे, वैसे दिखने चाहिए। ये होता है डिसिप्लिन। और उसके बाद घर से चलते वक्त अपने पेरेंट्स को एक तरीके से विश करना, और यहाँ आने के बाद में रास्ते भर आपको प्रॉपर मेंटेन रहना, जैसे कि समाज में आपको सब कोई देखे तो ये कहे कि हाँ, ये बच्चा बहुत मेंटेन्ड है, बहुत डिसिप्लिन में है। स्कूल में आने के बाद भी डिसिप्लिन में रहना, बेशक आपके फ्रेंड्स जो है कुछ मस्ती कर रहे हों, ऐसी मस्ती जिससे डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ रही हों, तो वो सब आप ना करें, है ना। ये सारी चीज़ें करने में परेशानी तो होती है, क्योंकि जब फ्रेंड्स मस्ती कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिससे डिसिप्लिन को तार तार कर दिया जा रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपका भी मन करता होगा उनको देख कर करने का, क्योंकि इंजॉय कर, ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि यही उनका इंजॉय है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, आप अपने नियम से चलना चाहते हैं, तो आपको ये सारे ऐशो आराम, ये सारी फैशन, ये सारा जो बच्चे करते हैं, ये बेहुदगी वाली हरकतें, वो सारी एक तरफ करनी पड़ेंगी। यानी कि आपकी, जो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो स्टूडेंट की लाइफ होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, यानी कि अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलें आएंगी। नियम से चलने वाला व्यक्ति इंजॉय थोड़ा कम कर पाता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही नहीं है इंजॉय वाला। अगर आप विद्यार्थी जीवन में बहुत आनंदित अपने आप को रखते हैं तो विद्यार्थी जीवन बाधित हो जाता है, विद्यार्थी जीवन का जो टास्क है वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो नियम और धर्म से चलना बहुत ही मुश्किल होता है, और इस पर चलते रहना, पूरी जिंदगी इसको फॉलो करते रहना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन प्रेमचंद जी का नेचर जो था, प्रेमचंद जी का जो बिहेवियर था, वो नियम और धर्म से चलने वाला था। तो लेखक कहता है शायद तुम्हारे सामने भी नियम और धर्म होगा, इसीलिए तुमने उस आने वाली ठोकर को, यानी कि उस आने वाले टीले का तुमने सामना किया होगा, यानी उससे बचकर नहीं निकले होगे। टीला का मतलब होता है, यहाँ पर टीले का क्या मतलब है, बहुत सारी समस्याएं, जीवन में आने वाली परेशानियां, जीवन में आने वाली बाधाएं, जिनसे हमको लड़ना पड़ता है, छोटी छोटी बाधाएं। फॉर एग्जांपल, कोरोना नाम की एक बाधा है जो हमारे जीवन में आई हुई है इस वक्त, उससे लड़कर हम अपने सारे कामों को कर रहे हैं, लेकिन उससे बचकर, यानी कि एहतियात बरत कर। ऐसा नहीं है कि हम एहतियात छोड़ दें तो फिर ये तो गिव अप कर देना हो गया, है ना। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हम नियम और धर्म से चलते रहें ता जिंदगी ता उम्र। ऐसा तभी होता है जब हमारे अंदर नियम और धर्म से चलने वाली एक हमारी आदत बन जाए। तो जो प्रेमचंद जी की जो आदत है वो नियम और धर्म से चलने वाली थी। तो यहाँ पर ठोकर का अर्थ, जो टीले का अर्थ दिया गया है, वो ठोकर मारने का क्या अर्थ है कि समस्याओं का सामना करना, यानी जितनी भी समस्याएं प्रेमचंद जी के सामने आई लाइफ में, उन सब का उन्होंने बहुत अच्छे से सामना किया, उनसे लड़े वो, और उनको पार करके आगे निकले। लेखक कहता है शायद उन सारे टीलों को आपने पार किया है, उनसे ठोकर लगी है आपकी,
इसीलिए हो सकता है आपका जूता ऊपर से फट गया हो, यानी कि आपने समस्याओं से बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा, आपने समस्याओं से लड़ने का रास्ता ढूंढा। आप समस्याओं से लड़े, उसके बाद जीते और आगे बढ़े। तो शायद इसीलिए आपका जो पैर है, पैर का जो जूता है वो ऊपर से फट गया है। तो ये सब कौन करता है? जो नियम और धर्म से चलता है, जो किसी भी चीज़ को नियम किसी भी तरीके से अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नियम को एक तरफ नहीं रखता। जैसे होरी नहीं छोड़ पाया अपने नियम को, ऐसे ही प्रेमचंद भी नहीं छोड़ पाए। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि नियम और धर्म प्रेमचंद जी के लिए मुक्ति का साधन है, मजबूरी नहीं है। होरी की मजबूरी थी कि वो नियम और धर्म से ही चलता था, लेकिन प्रेमचंद जी की मुक्ति है, मतलब उनको ये बंधन नहीं लगता नियम और धर्म से चलना, मजबूरी नहीं लगती। वो तो ऐसा उनका मानना है कि नियम और धर्म से चलना एक तरीके से मुक्ति का साधन है। अगर आप नियम और धर्म से चलते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं बहुत सारी समस्याओं से। आगे कहता है लेखक कि तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे कुछ संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक कहता है कि तुम्हारी ये जो पैर की उंगली है ना, ये जो निकली हुई है जूते से, ये मुझे कुछ इशारा करती हुई सी लगती है। जनरली क्या होता है, जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो हमेशा हाथ की उंगली से इशारा करते हैं, देखो वो है जिसने ऐसा किया है, देखो वो है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारी उंगली उठ जाती है किसी और की तरफ। लेखक कहता है तुम हाथ की नहीं, जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी कि जिसे तुम अच्छा व्यक्ति नहीं समझते हो, या जिसे तुम ऐसा नहीं समझते हो कि वो सामाजिक है या सामाजिक नियम और धर्म से चलता है, उसको तुम सम्मानित नहीं मानते हो और इसीलिए तुम उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो। इसलिए शायद तुम्हारी पैर की उंगली जूते से बाहर निकल रही है, जिसे ठोकर मारते मारते जूता तुमने फाड़ लिया है। यानी कि तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे तुम घृणित समझते हो। घृणित का मतलब होता है जिसे हम पसंद ना करें, यानी कि जो नियम और धर्म से ना चल रहा हो, जो गलत काम कर रहा हो, वो सब हमारे लिए घृणित होते हैं एक तरीके से, जिनसे हम घृणा करते हैं। दैट इज कॉल्ड घृणित। ठीक है, तो लेखक कहता है मैं तुम्हारी ये उंगली का इशारा भी समझ रहा हूँ कि शायद तुम किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, यानी तुम किसी को घृणित मान रहे हो, तुम किसी से घृणा करते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो, यानी तुम उसे सम्मान नहीं दे रहे हो। और ये तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ, और उसके बाद भी, इस उंगली के निकलने के बाद भी तुम मुस्करा रहे हो, तो तुम्हारा ये कमेंट भी मैं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारी ये जो मुस्कान है ना, इस मुस्कान के साथ साथ जो तुम कमेंट करना चाहते हो उन घृणित व्यक्तियों की तरफ, वो भी मुझे समझ में आता है। आगे लेखक कहता है कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। अब वही बात आ गई ना, लेखक ने कहा कि लेखक ने पहले कहा था कि तुम पर्दे को महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर उसने अपने लिए फिर से कही कि तुम माने प्रेमचंद, मुझ माने पूरा समाज, या हम पर, मुझ माने उसने अपने लिए कहा और हम माने पूरा समाज के लिए कहा। लेखक कहता है तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हों। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ये जो पैराग्राफ है ना लास्ट का, इसने पूरी बात कह दी बेटा। लेखक कहता है तुम मुझ पर हंस रहे हो या हम पूरे समाज पर हंस रहे हो, हम सभी पर हंस रहे हो। क्या करते हैं हम सभी? हम अपनी उंगली तो छिपाए रखते हैं, यानी कि हम ऊपर से तो अपने आप पे पर्दा डाले रहते हैं, दिखावे का, वास्तविकता छुपाने का, लेकिन हमारा तलवा घिसा होता है, यानी कि हमारा जूता है जो ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा होता है, दरअसल वो नीचे से इतना बेकार हो चुका होता है कि हमारा तलवा मीन्स होता है पैर का निचला हिस्सा, तला जिसको बोलते हैं। तो हमारा जो तलवा है, यानी कि हमारा जो पैर का निचला हिस्सा है, वो घिस जा रहा होता है, यानी कि जूता उससे हमारे पैर को बचा नहीं पा रहा, क्योंकि वो घिस चुका है ऑलरेडी।
क्योंकि हमने हमेशा ऊपर से उसको चिकना कर रखा है, नीचे तो वो बेकार हो चुका है। और उन लोगों पर भी हंस रहे हो तुम, प्रेमचंद जी के लिए कहता है लेखक, कि जो टीले को बरका कर, यानी जो समस्याओं से लड़ते नहीं हैं, जो समस्याओं से रास्ता किनारा करके बरका कर मीन्स होता है उनसे बचकर निकल जाना, बाजू माने बगल से, यानी कि जो समस्याएं आती हैं, मैंने आपको बताया था टीले का अर्थ होता है समस्याएं, बाधाएं, मुश्किलें, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो जब व्यक्ति के जीवन में आती हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो सुख और दुखों से ओतप्रोत है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख तो कभी दुख, एक जैसा जीवन तो किसी का नहीं रहता, संघर्ष जीवन का नाम है। तो लेखक कहता है कि उन लोगों पर भी तुम हंस रहे हो जिन्होंने अपने पैर की उंगली तो छिपा ली, बाहर से तो वो चिकने दिख रहे हैं, लेकिन उनके जूते नीचे से घिसे हुए हैं और उनके पैर का नाश हो रहा है, मतलब पैर उनका चोटिल हो रहा है। और ऐसे लोगों पर भी तुम हंस रहे हो प्रेमचंद जी, जो समस्याओं से लड़ते नहीं है, उन समस्याओं के टीले रूपी समस्याओं को किनारे कर कर उनसे निकल जाते हैं, किनारे से, उनसे लड़ना नहीं चाहते। लेखक कहता है कि तुम कह रहे हो, तुम माने यहाँ पर प्रेमचंद जी के लिए कहा गया है। लेखक कहता है तुम कह रहे हो मैंने तो जूता ठोकर मार मार कर फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई लेकिन पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। लेखक कहता है मेरा तो जूता ऊपर से फटा है क्योंकि मैंने तो ठोकरें खाई हैं, यानी कि मैंने तो आने वाली समस्याओं का सामना किया है, उनसे लड़ा हूं मैं, इसीलिए मेरा जो जूता है उसका ऊपरी हिस्सा फट गया है, जिसकी वजह से मेरी उंगली बाहर निकल आई है, लेकिन मेरा पैर तो सुरक्षित है ना, मेरा तलवा पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि मैंने ठोकर मारकर आगे में बढ़ा हूं, मैंने उसको बचाया नहीं है, मैंने तलवा नहीं बचाने की कोशिश की, मतलब मैंने ऊपर का हिस्सा बचाने की कोशिश नहीं की, मैंने जो वास्तविकता थी उसको दिखाने की कोशिश की। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम माने लेखक कहता है कि मैं चलता रहा, यहाँ पर उसके लिए बोला जा रहा है, प्रेमचंद जी अपने लिए कहते हैं कि मैंने तो ठोकर मार मार कर फाड़ लिया। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली भी निकल आई, लेकिन मैं चलता रहा। यानी कि प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैंने अपना ठोकर मारकर जूता जो फाड़ लिया है उससे उंगली तो बाहर निकल आई है, लेकिन मेरा पैर बिल्कुल सुरक्षित है और मैं आराम से उन जूतों में चल पा रहा हूँ, मेरे पैर का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लेकिन तुम, अब यहाँ पर तुम किसके लिए कहा गया है, समाज के लिए, अंगुली को ढाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। लेखक कहता है कि प्रेमचंद कहते हैं कि तुम यानी कि पूरा समाज जो दिखावे की दुनिया में जीता है, जो वास्तविकता को छिपाने का कोशिश करते हैं, जो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, वो अपने जूते की उंगली को तो बाहर से छुपा रहे हैं, लेकिन उनका तलवा जो घिस रहा है, तलवे का जो नाश हो रहा है, जो पैर का तलवा घिसा जा रहा है, पैर का जो की दुर्दशा हो रही है, उसकी वजह से तुम चल कैसे पाओगे, क्योंकि पैर ही चोटिल हो जाएगा तो चल नहीं पाओगे। लेखक कहता मैं समझ गया कि तुम जिस भी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हो, यानी जिसकी तरफ भी तुम कमेंट पास करना चाहते हो, जिसका तुम मजाक उड़ाना चाहते हो, जिसकी तरफ तुम छींटाकसी करना चाहते हो, उसकी तरफ तुम उंगली, पैर की उंगली का इशारा करते हो। तो मैं तुम्हारी फटे जूते की बात भी समझ गया। फटा हुआ जूता पहनकर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम जैसे हो, तुम समाज के सामने वैसे ही प्रस्तुत हो जाते हो, और तुम्हारी उंगली दिखाकर तुम ये भी बताना चाहते हो कि जो लोग वास्तविकता को छुपाते हैं, जो लोग घृणित हैं, जो लोग ऐसे हैं जो नियम और धर्म से नहीं चलते, तुम उनकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हो, तुम उन्हें घृणित मानते हो, तुम उन्हें सम्मानित नहीं मानते हो। और उसके बाद भी उंगली निकले हुए होने के बाद भी तुम्हारी जो ये मुस्कान निखर कर आ रही है, इसको देखकर भी मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा ये इशारा, तुम्हारी ये जो व्यंग्य है, मुस्कान है, जो व्यंग्य मुस्कान का मतलब होता है कमेंट पास करने वाली मुस्कान, तुम जिसकी तरफ कमेंट कर रहे हो, जिसकी तरफ तुम बोल नहीं रहे हो, लेकिन मुस्करा कर तुम जिसकी तरफ कमेंट करना चाहते हो, मैं वो सारी चीजें समझ रहा हूँ। तुम पूरे समाज पर हंस रहे हो, तुम पूरे समाज का मजाक उड़ा रहे हो कि सारे के सारे लोग समाज के दिखावे और वास्तविकता की जीवन को छुपाने की जो होड़ में जीते हैं ना, उसकी वजह से वो अपनी अंदर की स्थितियों को कई बार कमजोर कर देते हैं। तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाहता है कि प्रेमचंद जी का जो व्यवहार था, वो जैसा वो थे अपने निजी जिंदगी में, वैसा ही वो समाज के सामने प्रस्तुत थे। और लेखक कहता है कि जो समाज है, इंक्लूडिंग लेखक, वो सब कोई दिखावे की दुनिया में जीता है। तो यहाँ पर
इसका मोरल है इस चैप्टर का कि प्रेमचंद जी की तरह दिखावे की दुनिया से दूर रहकर अपनी जैसी भी जिंदगी है समाज के सामने अपने आप को वैसे प्रस्तुत करो। दोहरी जिंदगी, दोहरी मानसिकता, दोहरा व्यक्तित्व जीने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से ही हमें रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। वही बात हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को आप खुद से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से फाइंड आउट करने के लिए दे रही हूँ। एक चैप्टर में मैंने आपको पैसेज में क्वेश्चंस खुद बनाकर दिया जिससे कि आपको आंसर क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट पता चल जाए। अब उसके बाद में अब आपको क्या करना है, पिछले चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी आप लोगों को अपने कोई भी पैराग्राफ ले लीजिएगा। जो भी पैराग्राफ आप लें उसका संकेत जरूर डाल दें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं। इस चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है जिनके आंसर एक लाइन में, एक शब्द में, 2 शब्द में, 4 शब्द में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ वाले यानी गद्यांश के क्वेश्चंस जो है, और ऊपर जब आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे पठित गद्यांश और उसके बाद में इसका वर्क आप कर लेंगे। अगले उसमें हम लोग वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।